हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। थोड़ी सी थियोरेटिकल पार्ट कवर करना ज़रूरी है, तो हम लोग थियोरी पार्ट से जो आपकी यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन वाली, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम बहुत ही फास्ट वे में मैं थ्योरी का इंट्रोडक्शन दूंगी। आपको अगर डिटेल में थ्योरी लगता है ज़रूरत है, एंड आई डोंट थिंक तुम कॉलेज वाले बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, तुम कॉलेज वाले बच्चे ऑलरेडी जीनियस होते हो, सीधा तुम एग्ज़ाम पे फोकस करते हो। तो एग्ज़ाम पे फोकस करने के लिए आप लोग से वही करना चाहते हो जो एग्ज़ाम में आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि आप लोगों के जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जो आपके कॉमन क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में आते हैं। आपको ये वाला मैं हेल्प कर दूंगी कि आप उन थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के अगर मुझे मेल करेंगे तो आई विल चेक इट एंड रिटर्न बैक टू यू। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर्स की एक जॉट डाउन पॉइंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी वट एवर कम्फर्टेबल टू यू, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द क्वेश्चंस। अब हम थ्योरी पर आते हैं। थ्योरी में हमें सबसे पहले ये समझना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो अलग अलग टर्म है। फाइनेंशियल मीन्स विच रिलेट्स टू फाइनेंस. Finance is blood in the veins of any business, and management which deals with planning, organizing, staffing, directing हटा दो, and controlling. So planning, organizing and controlling of finance, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आखिर ज़रूरत पड़ती क्यों है? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस कह लो, ऑब्जेक्टिव्स कह लो। प्रोक्योरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटम ऑफ फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखो, कोई भी बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ यू आर नॉट अर्निंग, अगर मैं तुमको एज अ कॉलेज स्टूडेंट समझूं तो इफ़ यू नॉट अर्निंग, इफ़ यू सेव सम मनी, अल्टीमेटली वो आपकी इनकम ही हो जाती है। इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन भी ये सोचती है कि अगर हमें प्रॉफिट्स नहीं भी आए तो हम अपनी कॉस्ट कम से कम रखें। तो वो जो भी फंड्स हैं, उन फंड्स को जब भी उन्हें ज़रूरत है उन्हें मिले एट लोएस्ट कॉस्ट। तो अगर लोएस्ट कॉस्ट पे आपको फंड मिल जाएंगे, दैट इज़ अ अर्निंग फॉर एनी फॉर्म। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। सेकंड, इन फंड्स को इन्वेस्ट करना। तो ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वाली चीज़ है, ये हमारे लिए आती है फाइनेंसिंग डिसीजन। जो 3 मेजर डिसीजंस हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फंड वी शुड यूटिलाइज। हमें ओनर्स फंड चाहिए, हमें बोरोड फंड चाहिए, हमें ओनर्स फंड में शेयर कैपिटल चाहिए, प्रेफरेंस कैपिटल चाहिए, डिबेंचर्स चाहिए, बोरोड फंड्स में बैंक लोन चाहिए, पब्लिक डिपॉजिट्स चाहिए, ये सब कुछ। सेकेंड हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग दीज फंड्स। इन्वेस्टिंग दीज फंड्स मीन्स दिस इज योर इन्वेस्टिंग डिसीजन। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन में आपको ये देखना है कि वेयर यू शुड इन्वेस्ट योर मनी, वेदर इन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, मीन्स कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन, राइट। देन डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज फंड्स, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। जो भी आपको प्रॉफिट्स हुए हैं उन प्रॉफिट्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या आप उनको अपने पास रख रहे हो फॉर फ्लोइंग बैक अपने ही प्रोजेक्ट्स में री इन्वेस्ट करने के लिए इंस्टेड ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये सब आपको डिसाइड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि फर्म का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या सेल्स मैक्सिमाइजेशन है। देखो, वैसे तो दोनों पैरेलल हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कोई भी फर्म किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेके काम नहीं कर सकती। उन्हें प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज तभी कर पाएंगे जब वो अपना सेल्स मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तीसरा भी एक हमारे पास ऑप्शन आता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी वो तभी कर पाएंगे जब वो सेल्स मैक्सिमाइज करेंगे। तो देखा जाए तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बट स्टिल जब डिसीजन लेना होता है तो हमारा फोकस उस एरिया पे चला जाता है, हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंगली चली जाती है, ठीक है। तीसरा जो इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो आती है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन भी होता है।
जो आपका 5 मार्क्स में या 8 मार्क्स में भी आ जाता है, ये कहता है कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, कि आपको रिस्क और रिटर्न, ये तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, बट कितना हायर रिस्क हम लेने को रेडी हैं, उसके बदले में कितना रिटर्न हमें मिल रहा है, इसका पूरा एनालिसिस करना, जो हम आगे के चैप्टर्स में प्रैक्टिकली करेंगे भी, वो पूरा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ भी हमारा इसका एक एस्पेक्ट है। तो ये थ्योरी को मैंने बहुत एक अल्ट्रा ब्रीफ में आपको बताया है, क्योंकि मुझे पता है थ्योरी सुनना किसी को भी पसंद नहीं आता है, बट इफ़ यू रिक्वायर्ड कि हाँ हमें इसके कुछ नोट्स चाहिए या कुछ आंसर्स प्रिपेयर चाहिए, देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कुछ बेसिक फिगर्स, आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, अगर मैंने आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, अगर मैंने आज की डेट में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और उस पर सिंपल इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो आफ्टर 2 ईयर्स, अगर मैं टर्म कहूँ 2 ईयर्स, तो हाउ मच अमाउंट आई विल गेट आफ्टर 2 ईयर्स, हाउ मच अमाउंट आई विल रिसीव, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। तो मैं कितना मिलेगा मुझे, जो भी मेरी प्रेजेंट वैल्यू है और प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना, वेरी सिंपल, कि 1000 रुपये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है, सिंपल सी बात है, 200 रुपये का इंटरेस्ट है, 1200 मिल जाएंगे। बट क्या हम सिंपल इंटरेस्ट पे खेलते हैं? क्या आज अभी भी देखा है तुम लोगों ने कि सिंपल इंटरेस्ट कहीं इतना यूज़ हो रहा है? मोस्टली क्या यूज़ हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि अगर मैंने 1000 रुपये आज की डेट में इन्वेस्ट किए, अगले साल मुझे 100, 1100, फिर अगले साल मुझे 110, 1210। तो मेरी फ्यूचर वैल्यू, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है और ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है। अब दिस इज़ वेरी इजी कि हाँ हमारे पास 2 साल था, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया। हाँ हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, हम उस फॉर्मूले के बेसिस पे भी चल पाते हैं कि जो हम कहते हैं P1 + R⁻n, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट कितना होगा, उस अमाउंट का फॉर्मूला भी हो जाता है और हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी निकाल लेते हैं। ये सब हम लोगों ने अपने बहुत ही चाइल्डहुड में सीखा हुआ है। आई थिंक आप लोगों ने 7th-8th स्टैंडर्ड में ये सब सीखा था, राइट। बट हम अब इससे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अब हम किसी कंपनी के फाइनेंस को देखने की बात कर रहे हैं, तो हमें बड़ी फिगर्स चाहिए। अब बड़ी फिगर्स चाहिए तो हमें, जैसे आप लोगों की लॉग टेबल्स होती थी, ऐसे ही हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एंड कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर टेबल्स होती हैं। ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले एक तरीका होता है, हम टुडे से फ्यूचर में जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग टेक्निक। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग टेक्निक। फिर हम, अगर हमें ये पता है, मैंने कहा कि मुझे ना आज से 10 साल बाद 5 लाख रुपए चाहिए, हाउ मच आई शुड इन्वेस्ट राइट नाउ। या जैसे कि आपके पास कॉल्स आती हैं कि इतना लोन ले लो, इतना इंटरेस्ट है, मैंने कहा कि आज मैं अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगी, तो सामने वाले ने कहा कि अच्छा 2 लाख आप इन्वेस्ट करो, हम आपको 10 साल बाद इसका 5 गुना देंगे। कितना देंगे? 10 लाख रुपए देंगे। बहुत अच्छी बात है, बट उस 10 लाख की आज की डेट में कितनी वैल्यू है? उस समय 10 लाख जो है वो होंगे, उस 10 लाख की आज की डेट में कितनी वैल्यू है, इस पे डिसाइड करेगा कि क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है,
ठीक है, तो मैं उस 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी। तो हम क्या कहेंगे, फ्यूचर से प्रेजेंट में आना, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग टेक्निक, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग टेक्निक, कि हम उसकी आज की डेट की वैल्यू निकालेंगे, देन वी विल डिसाइड। जैसे कि एक मान लो डिबेंचर है, उस डिबेंचर को मैं रिडीम कर रही हूँ 20% प्रीमियम पे, तो मेरे इन्वेस्टर्स ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, हमें 120 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन उस 120 रुपये की आज की डेट में क्या वैल्यू है? अगर उस 120 रुपये की आज की डेट की वैल्यू निकालने लगे हम, और वो 100 रुपये ही है, या वो 102 रुपये है, 103 रुपये है, तो एक्चुअली में हमें 2 रुपये या 3 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो इसीलिए हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। अब इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एक तो है कि लम सम अमाउंट, मैंने आज एक अमाउंट इन्वेस्ट किया, मुझे फ्यूचर में कितना मिलेगा, या मुझे फ्यूचर में इतना अमाउंट चाहिए, आज कितना इन्वेस्ट करूं, इन बोथ द वेज, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। एक होता है लम सम, एक होता है इंस्टॉलमेंट। दिस इज नॉट एनुअल इंस्टॉलमेंट। Installment, it can be annual, it can be semi-annual, it can be quarterly, it can be monthly, whatever it is, installment है। तो जब आपका लमसम आ जाता है तो हमें कंपाउंडिंग के लिए टेबल चाहिए CVF। ये मैं अभी आपको पूरे टेबल शो कर दूंगी कि CVF, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज टर्म। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको N और R करके भी लिख सकते हो कि कितने साल के लिए कितने रिटर्न पे चाहिए। ये है कि इफ आई इन्वेस्ट अ लम सम अमाउंट टुडे, हाउ मच आई विल गेट इन द फ्यूचर ईयर। कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर टेबल में आपको ₹1 की वैल्यू दे रखी होगी कि ये ₹1 की वैल्यू है। अब ₹1 की वैल्यू इतनी है तो जितने रुपए भी आप इन्वेस्ट करो उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको उतने अमाउंट की कंपाउंडेड वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में भी आपको ₹1 की वैल्यू गिवन है। ऑल्दो ये सब बिना टेबल के भी हो सकते हैं, सबके फॉर्मूलाज हैं, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकते हो, कैलकुलेटर्स आप अलाउड होते ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टेबल वैल्यूज़ या तो टेबल आपको एग्जाम में पूरी मिल जाती है, या क्वेश्चन में भी आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मिलती है। जैसे आपको लॉग की वैल्यू लिखी हुई मिलती थी, तो इस तरह से आपको सारी वैल्यूज़, लॉग, एंटी लॉग, ये सारी वैल्यूज़ जनरली एग्जाम में लिखी हुई मिलती थी, तो वैसे ही आपको ये वैल्यूज़ लिखी हुई मिल जाएंगी। तो इसमें ₹1 की वैल्यू आपको मेंशन होगी। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट है तो ये होगा एन्यूटी। एन्यूटी में इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी, जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उन इंस्टॉलमेंट की हम बात करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, एन्यूटी, CVAF और PVAF। अगर अभी आपके पास आपकी बुक है हाथ में तो आप देखोगे कि आपकी बुक में पीछे ये सारी टेबल्स लास्ट में अपेंडिक्स के फॉर्म में ये दी हुई है। PVAF, CVAF, कंपाउंडेड वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। एन्यूटी फैक्टर मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो उतनी इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे हम उस टेबल में वैल्यू देखते हैं। वैल्यू देखते समय ध्यान रखना है, आपका एनुअल होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर एनुअल इंटरेस्ट है, लेकिन अगर सेमी एनुअल है तो हमेशा रेट को डिवाइडेड बाय 2 करोगे सेमी एनुअल के केस में, और n को मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे। एन्यूटीज, क्योंकि एक साल में 2 एन्यूटीज जाएंगी, अगर सेमी एनुअल है तो एक साल में 2 एन्यूटीज जा रही हैं, 2 इंस्टॉलमेंट जा रही हैं, तो आपका एक साल का 1 ईयर का जो टर्म है उसमें 2 एन्यूटीज हो गई। तो आप जब देखोगे तो 2 एन्यूटीज के अकॉर्डिंगली देखोगे। ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% पर एनम दिया है तो आप देखोगे 5% पे, तो 5% 2 एन्यूटीज। अभी मैं टेबल जब दिखाऊंगी तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि 5% को टेबल कैसे देखते हैं, मैं अभी बताती हूँ। 5% को 2 एन्यूटीज पे देखेंगे। अगर ये क्वार्टरली है
तो हम रेट को डिवाइड कर देंगे 4 से और n को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अगर ये मंथली है तो रेट को डिवाइड कर देंगे 12 से, n को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग टेबल्स को देखेंगे, ठीक है। तो अब इसके हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। ये इस पूरे प्रोसेस को जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बेसिक फाइनेंस मैथमेटिक्स, या हम इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अब थोड़ा सा ये चीज़ें जो लोग भी बच्चे ये अप्लाइड मैथ्स वगैरह लेते हैं 11th-12th में, वो लोग अप्लाइड मैथ्स में पढ़ने लग गए हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा उस लेवल का मैथ्स करे, और फाइनेंस में हमें उस लेवल के मैथ्स की ज़रूरत नहीं है जो आप लोग बेसिक कोर मैथ्स पढ़ते हो। ये फाइनेंशियल मैथ्स है जो आपको ज़रूरत होती है, आगे के हर चैप्टर में इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले इन बेसिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम थ्योरी पे जाएंगे। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स तुम्हें बताती हूँ प्रैक्टिस करके कि टेबल को कैसे देखते हैं। देखो पहले तो टेबल देखो, ये होती हैं आपके पास, ये 4 टेबल्स होती हैं। यहाँ पर आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ₹1 की वैल्यू दी हुई है अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, सिंगल कैश फ्लो के केस में ये सिंगल कैश फ्लो है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है सिंगल कैश फ्लो की। तो जब भी हमें कंपाउंडेड देखना होता है तो हम ये वो देखते हैं, ये है कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर, कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर टेबल। तो जब भी आपको कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर देखनी होगी तो आप ये देखेंगे कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो भी टर्म है। ऐसे ही यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, जो भी टर्म एंड इंटरेस्ट है। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट्स की बात आ जाती है तो ये हमारे पास है कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल, ठीक है, और ये है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल। ये 4 टेबल्स हैं। आपको एग्जाम में या तो टेबल्स ही गिवन हो जाती है, पूरी पूरी टेबल्स पकड़ा देते हैं, या आपको जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है वो एग्ज़ाम में लिखी हुई आ जाती हैं। तो इसके लिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस टेबल को देखना आना चाहिए। कैसे देखेंगे, अब ये हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ₹1500 रिसीवेबल इन 7 ईयर्स एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 15%, यानी कि आर हमारे पास क्या हो गया 15%, और एन हमारे पास क्या हो गया 7। हमें उन्होंने कहा कि रिसीवेबल हैं ये हमारे पास, यानी कि हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई है कि फ्यूचर वैल्यू 1500 है। अब मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मैं कौन सी टेबल देखूंगी, जो भी मेरी फ्यूचर वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, जो कि 7 ईयर्स और 15% पर होगी, ठीक है, 7 ईयर्स एंड 15% पे। तो कितनी वैल्यू है हमारे पास, देखें 7 ईयर्स, ये 7 ईयर्स है और ये 15% है, तो इस पे वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 0.3759। तो हम क्या करेंगे 1500 इंटू 0.3759 ये कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 563.85, ठीक है। तो यानी कि 7 साल बाद मुझे 15% पे अगर 1500 रुपये चाहिए, तो एट प्रेजेंट आई हैव टू डिपॉजिट दिस मच ऑफ अमाउंट, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है एन्यूटी। हमें बोला गया कि हमारी एन्यूटी जो है वो है 760 रुपीज़ की। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद होगी ये, फॉर 6 ईयर्स, यानी कि एन हमें मिल गया 6 ईयर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया 12% का,
तो हमें इसमें प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर टेबल 6 ईयर्स एंड 12% पर देखनी होगी। तो पहले तो हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। 6 ईयर्स 12%, ये देखो ये हमारे पास है 6 ईयर्स एंड 12%, 4.114, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम्म 4.114, तो मतलब हमने प्रेजेंट वैल्यू के लिए एन्यूटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 760 इंटू 4.114, तो ये कितना आ गया हमारे पास, दिस कम्स 3126.64। एक बात का और ध्यान रखना, कभी भी जब आप इन क्वेश्चंस को हम कैलकुलेटर के थ्रू करते हैं या हम एक्सेल के थ्रू करते हैं तो कुछ पॉइंट्स का वेरिएशन आता ही आता है। इनफैक्ट जैसे यहाँ पे मैं जो टेबल देख रही हूँ इसमें 4 डेसिमल है, कई बार किसी बुक में 3 डेसिमल, 2 डेसिमल, 5 डेसिमल तक भी होता है, तो उससे थोड़ा हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है और हमारी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। तो उन आंसर से कभी परेशान मत होना कि अरे हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। आपका आंसर मैच करता है, बिकॉज इन जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ये एग्जामिनर को भी पता होता है, तो कभी भी इनके लिए बॉदर मत करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे है एन एन्यूटी ऑफ 5500 स्टार्टिंग इन 7 ईयर्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं स्टार्टिंग इन 7 ईयर्स, लास्टिंग फॉर 7 ईयर्स। हमारा कंसर्न क्या है, ये वाला कर रहे हैं हम लोग, हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न है कि हमारी जो एन्यूटी, नंबर ऑफ एन्यूटीज़ हैं वो तो 7 ही हैं, ठीक है। हमारा डिस्काउंट रेट 10% है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 7 ईयर्स और 10% पर चेक करना है, ठीक है। तो 7 ईयर्स एंड 10%, 7 ईयर्स एंड 10%, 4.8684। आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक में बैठ के खोल के देख लीजिए, उससे आपको इजी रहेगा। 4.8684, ठीक है, यही थी ना, दोबारा देख लेते हैं एक बार। 7 ईयर्स एंड 10%, 4.8684। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5500 से, ठीक है। पहले तो इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 26,776.2 रुपीज़। ये हमारी वैल्यू आई जब हमने स्टार्टिंग इन 7 ईयर्स, टाइम लास्टिंग फॉर 7 ईयर्स, हमने 7 साल बाद शुरू की और 7 ईयर्स के लिए की, ठीक है। तो ये हमारी एन्यूटी की वैल्यू आ गई। अब ये तो हमें 7 साल बाद की वैल्यू निकली है, मतलब अगर मैं प्रेजेंट में हूँ तो 7 ईयर्स के बाद एन्यूटी स्टार्ट हुई और वो 7 ईयर्स तक चली। तो मैंने ये देख लिया कि इस पॉइंट पर हमारी वैल्यू क्या है, ये है, बट यहाँ से यहाँ भी तो पहुँचना है,
तो इसके लिए हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि अभी वन अमाउंट हो गया, अभी इंस्टॉलमेंट्स में नहीं रहा ना, अभी वन अमाउंट हो गया 7 ईयर्स और 10% पर ही, लेकिन हमारी टेबल चेंज हो गई। एंड दिस इज द कोइंसिडेंस, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये दोनों टर्म्स बराबर होंगे। अगर ये मान लो ऐसे बोल देते कि आफ्टर 5 ईयर्स हम 7 ईयर्स तक देंगे, तो हम 7 ईयर्स एन्यूटी वाला देखते और 5 ईयर्स यहाँ देख लेते, ठीक है, ये डिफरेंस रहेगा। तो 7 ईयर्स 10% इज 0.5132, 0.5132। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल देते कि आफ्टर 5 ईयर्स हो रहा है, तो आफ्टर 5 ईयर्स में हम क्या करते, आफ्टर 5 ईयर्स में हम यहाँ पे देख लेते कि 5 ईयर्स 10%, तो हम 6209 कंसिडर कर लेते, ठीक है, क्योंकि अब हमें देखना है कि एक लमसम अमाउंट कितना आ रहा है। अब हमने ये जो वैल्यू आई इसको तो हटा दो यहाँ से, 5 ईयर्स को तो, और अब जो वैल्यू आई थी 26776.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5132, तो 26776.2 इंटू 0.5132, इट कम्स आउट 13741.55, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको देखेंगे। अब छोटी छोटी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है, जैसे कि इसका आंसर डिफ़र कर जाता, यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग इन 7 ईयर्स टाइम लास्टिंग फॉर 7 ईयर्स, हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि हमने ये स्टार्ट कब की, जैसे कि यहाँ पे देखा था आफ्टर 1 ईयर फॉर 6 ईयर्स, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, आफ्टर 1 ईयर फॉर 6 ईयर्स किया था, तो हमने 6 ईयर की एन्युटी देख ली थी, एन हमारा 6 था, यहाँ पे हमने एन ले लिया 7। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कि 7 ईयर्स टाइम लास्टिंग फॉर 7 ईयर्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द 7th ईयर, मतलब हम 7th ईयर के एंड में लेके ना चल के हमारी जो एन्युटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी एन्युटी starts from beginning of 7th ईयर। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम टुडे, अगर हम इसको मान के चलें कि फ्रॉम टुडे हमारी फर्स्ट एन्युटी हो गई, तो उसकी वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि टुडे की वैल्यू, आज जो पैसा है मेरे हाथ में, उसके पैसे की वैल्यू तो इतनी है, तो यानी कि मेरी जो नंबर ऑफ एन्युटीज जिसकी हमें टेबल वैल्यू कंसिडर करनी है वो 6 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डिफर कर जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम यहाँ पे जो हम क्वेश्चन अभी 7 ईयर्स वाला कर रहे हैं, इसमें भी ये एजम्पशन लेके चल लेते हैं, ठीक है, बिकॉज अलग अलग ऑथर्स की बुक में कई बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो आपको हमेशा अपने लिए एक एजम्पशन लिख के दे देनी है यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे एजम्पशन ली कि एंड ऑफ द ईयर से हो रही है, तो एंड ऑफ द ईयर से हो रही है, तो हमारी एन 7 थी, यहाँ पर हम ले रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर से हो रही है, तो हमारी एन 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर पी वी ए एफ 6 ईयर्स और 10%, अब 6 ईयर्स और 10% की वैल्यू जरा चेक करो तो कितनी आएगी, देखो 6 ईयर्स, ये 6 ईयर्स है, और इस पे 10% की वैल्यू इज 4.3553, 4.3553, मतलब हमारा जो एन्युटी का अमाउंट था 5500, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4.3553, 5500 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये मेरे पास आ गया 23954.15। अब इसकी मुझे 7 ईयर्स वाली वैल्यू निकालनी है, तो वो कितना आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू 23954.15 इंटू 0.5132।
12,293.27, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गॉट इट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, इसको खुद ट्राई करना। जैसे कि 1000 स्टार्टिंग इमीडिएटली लास्टिंग अनटिल 9th ईयर, एजम्पशन अगर हम इसमें बिगनिंग की लेंगे तो हम एन्यूटी है, हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 20% और 8 ईयर्स पे देखेंगे वैल्यू, ठीक है। 20% 8 ईयर्स पे वैल्यू देखेंगे तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। अभी खुद से ट्राई करो ज़रा एंड टेबल देख के निकालो। आई काउंट फॉर 10, टिक टॉक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बूम। क्या आंसर आया? 3837, क्योंकि इसकी वैल्यू आई थी 3.837, ठीक है। अब ये नेक्स्ट केस हमारे पास आता है परपेचुइटी का। परपेचुइटी में बहुत आसानी सी बात है। परपेचुइटी जब भी आपको गिवन होगी तो प्रेजेंट वैल्यू इज, जो हमारी परपेचुइटी में एन्युटी है, परपेचुइटी मीन्स फॉर इनडेफिनिट पीरियड, अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया हमने, यानी कि 400 अपॉन 18%, इट कम्स आउट 2222.22 समथिंग। स्टार्टिंग इन ईयर 3, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3, तो जब हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2 ईयर्स पर 18% देखना है, तो 2 ईयर्स पर 18% की वैल्यू हमारे पास आती है 718। ये इस वाली टेबल में है नहीं, तो मैंने मेरी पास बुक में से देखा है। आपके पास भी जो बुक होगी उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखना, 0.718, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 0.718, it comes out 1595.55, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम परपेचुइटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक दो थोड़े डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके मेजॉरिटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। A firm purchases a machinery for 8 lakh, making a down payment of 1,50,000 and remainder in equal installments of 1,50,000 for 6 years। यानी कि इसकी जो टोटल पेमेंट की हमारी जो एन्युटी जा रही है यहाँ पे, वो जा रही है ₹150 की। अपने काम की चीज़ें निकालते चले जाओ। जो डाउन पेमेंट गई वो तो चली गई, ठीक है ना। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो डाउन पेमेंट की तो वैल्यू आज की डेट में सेम ही रहनी है। हमारे पास कंसर्न क्या है, एन्युटी की वैल्यू 1,50,000 है, नंबर ऑफ एन्युटीज़ हमारे पास 6 ईयर्स तक है तो 6 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है जो 8 लाख है, इसमें से 150 हमने डाउन पेमेंट कर दी है, तो इट इज़ 650। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि भाई प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये हमारे पास होती है। प्रेजेंट वैल्यू 650 हमें पता है, एन्युटी 150 हमें पता है, हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर में आर नहीं पता, 6 पता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये वाला फैक्टर निकाल देते हैं। चलो, जो पता है उसके बेसिस पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं। दिस 6,50,000 अपॉन 150, इट इज़ 4.33। अब हमारा काम क्या है, 6 ईयर्स में 4.33 की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में, दैट वी नीड टू चेक। देखो, ये 6 ईयर्स है ही, इसमें या तो हम ये लेंगे या ये लेंगे, विच इज़ मोर क्लोज,
दिस इज मोर क्लोज, यानी कि 10%। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, हम इसको एक सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे, बाय एनालाइजिंग टेबल वी फाउंड दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। ठीक है, सो इजी ना, बहुत आसान है। और इसके बेसिक्स से टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो बेसिक्स हैं ये आपके आगे कैपिटल बजटिंग में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, नोवेल्टी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड अ सिंकिंग फंड टू रिडीम 50 लाख बॉन्ड इशू। हमें इतना रिडीम करना है, मतलब ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है, ये हमें रिडीम करना है। ठीक है ना, अब इसको रिडीम करने के लिए हमें बोला गया विच मैच्योर्स n is 15 years, how much do they have to put in the fund at the end of each year। each year में मतलब हमें एन्यूटी की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने बिल्कुल जैसे पहले किया, एक्यूमुलेट 50,000 एज्यूमिंग द फंड्स आर कंपाउंडेड। अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है और कंपाउंडेड है, तो कंपाउंडेड वैल्यू एन्यूटी फैक्टर देखना होगा। 7% 15 ईयर्स पे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज एन्यूटी इनटू कंपाउंडेड वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 7% 15 ईयर्स, कंपाउंडेड वैल्यू एन्यूटी फैक्टर ये रही 7%, दिस इज 15 ईयर दिस, तो 25.1290, 25 25.1290। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 50 लाख, एन्यूटी हमें निकालनी है, तो दिस इज वेरी इजी। हमने इसको डिवाइड कर दिया, इट इज 198,973। दिस इज द अमाउंट यू हैव टू सेट असाइड टू रिडीम 50 लाख रुपीज डिबेंचर्स। गॉट इट। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक्स आ गए। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड आई अपोलोजाइज, मैंने आप लोगों से कहा था 30 डेज सिलेबस फिनिश, एंड आई डिडंट स्टार्ट इट एग्जैक्टली ऑन टाइम ड्यू टू सम माई पर्सनल रीजंस, सो आई एम रियली वेरी सॉरी बच्चे। मैं अब लेकिन आपको रेगुलरली आगे के सारे चैप्टर्स दे दूँगी। अब मैं आपको फटाफट डेली बेसिस पे यूनिट्स दे दूँगी फॉर योर फास्ट ट्रैक रिविजन। आई एम सो सॉरी मैं आप लोगों को पूरे मंथ में साथ नहीं दे पाई, बट आई इंश्योर यू कि अब मैं कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक आप लोगों को अभी समझ में आया होगा कि कैसे हम इन टेबल्स को यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इनको अप्लाई करते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, इनके क्वेश्चन जनरली ऐसे 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, मेजर नहीं आते, क्योंकि ये यूज़ होते हैं आपके आगे कैपिटल बजटिंग में। और मैंने आपको बताया था कैपिटल बजटिंग आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन द मीन टाइम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और विद उनका जो फाइनल आंसर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ कि आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें अपने लेवल पे। बाकी आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं उससे आप जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, तो आप लोग वो करिए। जो भी डाउट्स आते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, एंड जितना हो सकता है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखो अराउंड 9 दिसंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे
30 डेज़ में सिलेबस पूरा कवर करके ख़त्म कर देंगे। मैं आपको आपके पूरे सिलेबस की वीडियोस 30 डेज़ में आपको दे दूँगी कि डेली हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको हर एक के साथ एक क्वेश्चन एटलीस्ट ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि आप प्रैक्टिस भी कर सकें, डाउट्स भी पूछ सकें। एग्ज़ाम के लिए कमर कस लो। कॉलेज के बच्चे पूरे साल मुझे पता है नहीं पढ़ते, लेकिन आखिर के 1-2 महीने तो इज्जत करनी ही पड़ेगी, तो वो इज्जत कर लो, आराम से पढ़ाई करो, डाउट्स पूछो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन भी प्रेस करो, जिससे कि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को पता लगता रहे। ठीक है, सो 30 डेज सिलेबस ख़त्म और फिर उसके बाद हम तो सब टॉपर बनने वाले हैं। चल, गुड लक।